वगैरह देख सकते हैं वहाँ से। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में आपको पता है डिवाइड करते हैं हम, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, है ना। तो उसमें आज हम लोग देखने वाले दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री अबाउट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे। वैसे इंडिया की हिस्ट्री तो आपका पहले से ही जो जीके वाला पोर्शन है वहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली यूपी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है हमारा मैप। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम हर क्लास से पहले हर क्लास से पहले मैप यहाँ पे देखेंगे। ऑलराइट, नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, है ना, वेस्टर्न मोस्ट, ये सारी चीज़ें तो हम बेसिक सी देख चुके हैं। 3 साइड से घिरा हुआ है, किससे? एमपी से, दैट इज मध्य प्रदेश से। ये आपका 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं हम, ये बेसिक आई थिंक अभी तक सबको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँगा, आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तैयार है? ये मैंने 1 किया, अभी बस मैं मार्किंग कर रहा हूँ, फिर आप बताएंगे। चलो सबसे पहले बताओ कि आपको बस बताना है कौन सा नंबर होगा, ठीक है। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? लीस्ट लिटरेट, जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है। मोस्ट लिटरेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लार्जेस्ट इन एरिया कौन सा है? ठीक। देन आपको बताना है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे, ये आपको बताना है जल्दी से, बताइए। और अर्बनाइजेशन, रुक जाओ अभी, पहले तो इतना बताओ। तो लीस्ट लिटरेट की अगर बात करेंगे तो कौन सी है? श्रावस्ती है आपकी। मोस्ट लिटरेट कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। लार्जेस्ट आपका लखीमपुर खीरी है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर हम बात करेंगे तो जौनपुर है। जौनपुर विल लर्न आगे मेडाइवल हिस्ट्री में कि किस तरीके से जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश किया अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। ठीक है, जो लोग 4.2 बैच में पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले तो हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो। ठीक है, और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए। और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ना पूछ लिया जाए? अच्छा बताओ, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी किसकी है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लिटरेसी रेट सेकंड हाईएस्ट है? कौन सा है, बताओ जल्दी से। कौन सा सेकंड हाईएस्ट है? सेकंड हाईएस्ट है ये कानपुर नगर। और सेकंड लोवेस्ट कौन सा है लिटरेट में? लोवेस्ट तो श्रावस्ती है। देन यहाँ पे आपका बहराइच, ठीक है, बहराइच यहाँ पे सेकंड लीस्ट लिटरेट है। देन आप ये बताओ कि सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा और सबसे कम पॉपुलेटेड कौन सा है, दोनों बताना आपको। तो अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड बात करेंगे तो इट इज़ प्रयागराज, और सबसे कम पॉपुलेटेड अगर बात करेंगे तो कौन सी है? महोबा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, डन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। देन मैप को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग लास्ट में। चलो सी, एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा तो आपको पता होगा कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एवरीथिंग। ओके, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि एशियन में अगर बात करें, प्राचीन नाम जो था हमारे उत्तर प्रदेश का वो था मध्य देश, या ब्रह्म ऋषि देश भी बोलते हैं। मध्य देश या फिर ब्रह्म ऋषि देश, या तो मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने, एशियन नेम था। ओके, अभी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है आपको। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक एज से। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्री हिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, है ना, एंड तीसरा होता है हिस्ट्री, है ना। तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, कोई लिखा हुआ हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि हम पढ़ लें और समझ जाएं, अच्छा ये लोग थे, ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, कुछ नहीं पता है। ये लोग कौन थे? ये लोग थे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन एज वाले हैं ये। पत्थर घिस रहे हैं, चिंगारी निकाल रहे हैं, एक दूसरे के मार रहे हैं, चल रहा है जीवन, और तुम यहाँ लगे हो लेखपाल की तैयारी में। खैर कोई नहीं, प्रोटो हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई रिटन एविडेंसेस ऐसा नहीं कि है, नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने में ना आ रहा है, हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही है ना, हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही। इसमें हम किसको रखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। और हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री में यह कि लिटरेरी एविडेंसेज हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा ये लोग ऐसे करते थे, वैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें। इसमें हम किसको रखते हैं? जो हमारे वैदिक काल है, वैदिक एज है, उसको हम रखते हैं यहाँ पे। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, राइट। और अगर हम बात करें इसी तरीके से एक सीजे थॉमसन करके हुए हम पढ़ते हैं, ये अगेन आपका यूपी हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इन जनरल हिस्ट्री का पार्ट है, बस ऐसे बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो बोला था स्टोन एज, पाषाण युग, जहाँ पे लोग पत्थर इस्तेमाल करते थे। देन ब्रॉन्ज एज, जहाँ पे कांसा इस्तेमाल होता था। और तीसरा आयरन एज, जहाँ पे लौह युग शुरू हुआ, यानी लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो सीजे थॉमसन ने 3 क्लासिफिकेशन किया था। तो हम सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियस बात है प्री हिस्टोरिक एज से, यानी कि स्टोन एज से।
ठीक है, पाषाण युग से। अब स्टोन एज की अगर बात करें तो आई होप इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक्स तो आपको कवर करके चलने ही पड़ेंगे, नहीं बताना तो पड़ेगा जी। तो स्टोन एज की जब हम बात करते हैं पाषाण युग की, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जहाँ पे लोग पत्थर यूज़ करते थे। पीलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण, मीजोलिथिक मध्य पाषाण, और नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण। ठीक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, पाषाण, और पीलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी पुराना, मीजो का मतलब होता है मिडिल यानी मध्य, और नियो का मतलब होता है न्यू यानी कि नव, है वो पाषाण यानी कि स्टोन। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो लगभग हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 5 लाख बीसी। 5 लाख बीसी का मतलब समझते हो? 5 लाख बीसी का मतलब है कि आप ये मान लो जब से हमारा शुरू हुआ सारी चीज़ें, ठीक है, जब से हमारी चीज़ें शुरू हुई हैं तब से हम ये मान लेते हैं कि हाँ, तब से जब से यहाँ पर पृथ्वी में इंसान आए हैं, ओके, तो वो है हमारा पीलियोलिथिक। 5 लाख बीसी से कब तक रखें इसको, लगभग आप मान लो कि 10,000 बीसी, या कहीं कहीं आपको 12,000 बीसी देखने को मिलेगा, खैर 10,000 ईसा पूर्व। एंड आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बीसी एडी सब आपको पता होगा। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, तो 10,000 साल पहले। मीजोलिथिक की अगर बात करेंगे तो मीजोलिथिक में लगभग आप 10,000 या 9,000 से मान लो, 10,000 से लगभग 4,000 बीसी। ठीक है, अगेन अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि एकदम फिक्स नहीं होता है, कुछ फिक्स नहीं होता एकदम कहीं पे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नियोलिथिक की, ठीक है, तो नियोलिथिक में आप लगभग मान सकते हो 7,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। तो ये टाइम पीरियड है। बीसी का मतलब होता है कि जीरो है, कि जीरो, जीरो मतलब जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का, उससे कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो वो नंबर घटता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 100 बीसी, तो मतलब जीसस के जन्म से 100 साल पहले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मान लो 10 साल आगे बढ़ेंगे तो 110 नहीं करेंगे, 90 करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अभी ईसा मसीह के जन्म से बस 90 साल बाकी हैं। ठीक है, इसके अंदर डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, इतना ही होप आपको समझ में आ गया होगा। पीलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पूरा पाषाण, नव, मध्य पाषाण, नव पाषाण में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि पीलियो में ये लोग बड़े बड़े, ठीक है, बिग स्टोन्स का यूज करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पत्थर तो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अंतर क्या है, यहाँ बड़े पत्थर थे, यहाँ छोटे पत्थर थे, जिनको कि हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो माइक्रोलिथ एक डिस्टिंक्ट फीचर है मीजोलिथिक का, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो एक डिस्टिंक्ट फीचर है मध्य पाषाण का। और न्यूलिथिक में क्या था, न्यूलिथिक में क्या था, तो स्टोन जो थे वो पॉलिशिंग भी इनकी होने लगी थी, ठीक है, पॉलिशिंग होने लगी थी। और भी चीज़ें हैं, जैसे पीलियोलिथिक में अगर हम बात करेंगे तो ये कौन थे, हंटर्स एंड गैदरर थे। सारी चीज़ें लिखी होंगी वैसे, लेकिन मैं आपको बेसिक फील देना चाह रहा हूँ कि अंतर आपको पता होना चाहिए। यानी कि हंट कर रहे हैं, मार रहे हैं, गैदर कर रहे हैं फूड, ये कौन है, ये हैं हंटर्स एंड हर्डरर्स। हंट कर रहे हैं और जैसे अपने जो जानवर वगैरह उनको चला रहे हैं, ठीक है, हर्डिंग कर रहे हैं। और नियोलिथिक कौन है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो ये भी एक अंतर है कि ये लोग अब खेती किसानी भी शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं, ओके, ध्यान रहेगा। और ये लोग अभी हम देखेंगे मृद भांड वगैरह, मृद भांड मतलब पॉटरी वगैरह भी रखना शुरू कर दिए हैं। एग्रीकल्चर करेंगे तो भाई एग्रीकल्चर जो सरप्लस है, जो यानी कि उगाएंगे, उसका जो एक्सेस होगा उसको मृद भांड में यानी पॉट वगैरह में कहीं तो स्टोर करके रखना होगा, तो वो पॉटरी है। और वहीं से सवाल बनता है कि किस कलर की पॉटरी देखने मिली, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे हर जगह हमको याद हो जाएगा भी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पीलियोलिथिक पे आता है, वो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्या अंतर है तीनों एज के बीच में। सेपरेट यूपी जीके का बैच नहीं बनेगा, आप चाहे जितना स्पैम कर लें, ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस अब डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, जो अभी हो रखा है आपका। और सेपरेट यूपी का जीके का नहीं बनेगा, ओके। पीलियोलिथिक पे आते हैं, पूरा पाषाण। फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल मटेरियल पे आते हैं। तो फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल मटेरियल यहीं पे हुआ था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मेनली तो क्वार्टजाइट का यूज हुआ था। हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि इन जनरल हम पीलियोलिथिक बात कर रहे हैं, फिर तो हो गया ठीक है, फिर तो हो गया। एक लेक्चर में यहाँ पर हमें लग जाता है, एक लेक्चर में स्टोन पूरा एज लग जाता है, और यहाँ एक लेक्चर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, ठीक है। तो लेकिन स्पेसिफिक वही होगा जो आपके एग्जाम से एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, ना कम ना ज़्यादा, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1-2 दिन में नहीं होगा तो मैं आपको जो पेपर्स हुए हैं, ठीक है, यूपिटर पॉलिसी के अलग अलग पेपर, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए एंड आपको भी पता चले कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे और बने हैं, ठीक है। तो क्वार्टजाइट एक क्या है, कौन सी तरीके की रॉक है, बताओ, चट्टान कौन सी तरीके के, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इसको। मेजर साइट आपको पता है कहाँ देखने मिलेगी, बेलन वैली इज द मेजर साइट, प्रयागराज में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इलाका, ये अगेन मैं बार बार मैं इतने लगाऊंगा कि तुमको सब याद हो जाएगा। ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका, ये है बेलन वैली, बेलन घाटी है ये, समझ आ गया। प्रयागराज और ये मिर्जापुर का जो बॉर्डर है, ये है बेलन घाटी, मेन जिसका आ रहा है प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी साइट देखने को मिलेंगे, छत्तरपलिया, माहूगढ़ और परिसिद्धिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तरपलिया, माहूगढ़ और परिसिद्धिया। एक्सकेवेशन किसने किया था यहाँ पर, जी आर शर्मा जी ने किया था, जी आर शर्मा जी ने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया था, ये ध्यान रखना है। स्टोन बोन बेल्ट यहाँ पर देखने को मिला है, सॉरी स्टैच्यू बोन बेल्ट यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, कहाँ से, लोहंदा ड्रेन से, जो लोहंदा नाला है वहाँ से
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक्सकेवेशन किसने किया बेलन वैली का? जी आर शर्मा ने किया है। और यहाँ पर जो मदर गॉडेस है, जी आर शर्मा एक्चुअल में जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। तो मदर गॉडेस की इन्होंने ही खोजी थी, जो अस्थियों से निर्मित थी, एक मूर्ति थी एक देवी की। कहाँ से मिली है? लोहंदा ड्रेन है, लोहंदा नाला है, वहाँ से मिली है, ठीक है। और ये पूरा क्या आपका स्टैच्यू बोन बिल्ट आपको पूरा मिला है। मदर गॉडेस की एक तो मिला है लोहंदा ट्रेन से, और स्टैच्यू बोन जो एक स्टैच्यू है जो पूरा बोन से हड्डियों से बना हुआ है वो मिला है हमें। सिंगरौली वैली ये आपकी सोनभद्र में पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे सोनभद्र कहाँ पे, ये ठीक, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। याद हो गया इसका? सोनभद्र, ठीक है। ऐसे याद कर लो, रॉबर्ट जो है वो सोना लेके भाग गया, रॉबर्ट जो है सोना लेके भाग गया। चकिया, चा से चकिया, चा से चंदौली। निही और गोपीपुर। बांदा, बांदा कहाँ है? बांदा कहाँ है? चित्रकूट के बगल में बांदा। महोबा और चित्रकूट के बीच में बांदा, ठीक है। महोबा चित्रकूट के बीच में बांदा। महोबा, बांदा, चित्रकूट ये सब बुंदेली रीजन में आते हैं, बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन आपका हमीरपुर से शुरू हो जाता है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सब ओके। तो निही और गोपीपुर हो गया बांदा में। नो एग्रीकल्चर, यानी कोई एग्रीकल्चर नहीं। अभी मैंने बताया पीलियो में कोई एग्रीकल्चर नहीं था, न्यू में होता है। हट्स, हट्स मिलती हैं यहाँ पर, झोपड़ियाँ कुछ, और फायर, फायर हंटर्स एंड, तो वो देख लिया अभी हमने कि मतलब फायर के हमें कुछ तो एविडेंस मिलते हैं, कुछ तो हल्का सा जला हुआ, तो ये हमें पता चलता है कि हाँ ये लोग पत्थर पीट पीट के जो आग निकालने वाली जो एक टेक्नोलॉजी है वो इन लोगों को पता चल गई थी, ठीक है। ये वाली टेक्नोलॉजी इन पे आ गई थी फायर बनाने की। हंटर और गैदरर थी, मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये लोग शिकार करते थे और उसका संग्रह करते थे, बस। तो फिर से रिवाइज करते हैं। क्वार्टजाइट से बने हुए स्टोन टूल्स हमें देखने को मिले। क्वार्टजाइट एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक होती है, यानी कि कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान होती है, जो कि सैंडस्टोन से बनती है। वी नो कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो अपने आप से नहीं बन जाती है, वो या तो इग्नियस से बनती है या सेडिमेंट्री से बनती है, यानी कि तो आग्नेय से बनती है, अवसादी से बनती है। ये जो है अवसादी जो है सैंडस्टोन, उससे बनती है क्वार्टजाइट। देख रहे हो, ज्योग्राफी भी तुम्हारा रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। मेजर साइट की अगर बात करेंगे तो बेलन वैली है प्रयागराज में, जो देखने को मिलेगा। छत्तरपलिया जगह है, माहूगढ़ है, और प्रसिद्धिया है। एक्सकेवेशन जी आर शर्मा जी ने किया था। एक स्टैच्यू मिलता है जो पूरा हड्डियों का बना हुआ था, और लोहंदा ड्रेन से हमें मिलती है मदर गॉडेस की एक मूर्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंगरौली घाटी है सोनभद्र में, चकिया है चंदौली में, और निही और गोपीपुर कहाँ पे है? बांदा में है, ये ध्यान रखना है आपको। याद रहेगी इतनी चीज़, क्लियर इतनी चीज़ सभी को, ठीक। ये हमने देखा पीलोलिथिक में। अब आते हैं मीजोलिथिक में, जहाँ पे माइक्रोलिथ्स का यूज़ होता था। कैसा यूज़ होता था? माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनका, स्मॉलर दैन पीलोलिथिक। प्रतापगढ़ में जगह पड़ती है, कौन सी जगह है? सराई नाहर राय। इसकी जो ध्यान रखना डिस्कवरी जो हुई थी वो एक्सकेवेशन हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। किसने किया था? केसी ओझा। केसी ओझा जी ने इसका एक्सकेवेशन किया था, और यहाँ से 15 ह्यूमन स्केलेटन्स देखने मिले हैं, जो कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं। उनकी जो बॉडी है उसमें जो उनका फेस है, ठीक है, जो उनका मुंह है वो पश्चिम की दिशा में है, ओके। देन है आपका महादाहा, यहाँ पे डबल बरियल देखने को मिलता है महादाहा में। ये किसने एक्सकेवेट किया था? डबल बरियल भी समझाता हूँ क्या होता है। ये किसने एक्सकेवेट किया था? दो लोग हैं, वीडी मिश्रा और जेएन पाल, ठीक है। वीडी मिश्रा और जेएन पाल ने इसको एक्सकेवेट किया था। यहाँ डबल बरियल देखने मिलता है, ये देख रहे हो, ये डबल बरियल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैला मजनू टाइप ऑफ बरियल। डबल बरियल जो है ना, अपन को कौन सी आईवीसी साइट है वहाँ से देखने मिलता है, कोई बताएगा? कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे हमें डबल बरियल देखने को मिलता है? तो डबल का मतलब है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, यानी कि एक मेल और फीमेल हमें दोनों साथ में देखने को मिले, दैट इज डबल बरियल। कहाँ से मिला? महादहा से मिला। यहीं से ध्यान रखना, स्टोन टूल्स भी हमें काफ़ी सारे मिलते हैं, बहुत सारे स्टोन टूल्स भी डिस्कवर होते हैं। दमदमा में, दमदमा कहाँ पड़ रहा है? सब प्रतापगढ़ में है। दमदमा में अगर बात करेंगे 3 स्केलेटन मिलते हैं एक ही ग्रेव में, देख रहा हूँ, तीनों साथ में एकदम लेटे हुए हैं। अब दिमाग में मेरे एक वर्ड तो आ रहा है, लेकिन अब बोल नहीं सकता हूँ मैं वो। ठीक है, खैर कोई नहीं, सब गंदी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मन गंदा है तो हम क्या करें अब, ठीक है। मतलब मन तो है ही है वो, ठीक है, मन को कंट्रोल करना हमारे उसमें होना चाहिए। खैर बाकी तो हम यहाँ पे प्रतापगढ़ लोकेट करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रतापगढ़, ठीक है, ये है प्रतापगढ़ आपका, ओके। तो प्रतापगढ़ में सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अपन को, सराई नहर राय और महादहा और दमदमा, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन आते हैं प्रयागराज में, ओके। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में चौपानी मांडो है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो, ठीक है। चौपानी मांडो जो है यहाँ से हट्स मिली, यानी कि झोपड़ियाँ मिली, और मृदभांड मिले, पॉटरी मिले, ठीक है। पॉटरी के कलर का आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पॉटरी के कलर वलर सब हम देखेंगे। मिर्ज़ापुर पे आते हैं, तो मिर्ज़ापुर में मुरहाना पहाड़ से रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं? और एक सेकंड, चौपानी मांडो का ध्यान रखना, एक्सकेवेशन किसने किया था? ये भी वीडी मिश्रा जी ने किया था, ठीक है। वीडी मिश्रा जी ने किया था, ध्यान रखना है, ओके। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। सोहागी घाट, पता है हम लोग ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने 4.0 बैच किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहली जो रॉक पेंटिंग है वो भीमबेटका की नहीं थी जो डिस्कवर हुई थी। भीमबेटका की तो बाद में हुई थी, जो वीएस वाकांकर जी ने करी थी। सबसे पहली करी थी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने, ठीक है। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने की थी 1867-68 में, जो सोहागी घाट में करी गई थी, जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ठीक है। बघईखोर ध्यान रखना है, बघईखोर, बघईखोर पता है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से कुछ तो हमें केव्स वगैरह देखने को मिलती है बघईखोर, और यहाँ से हमें माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, वही मीजोलिथिक के। बघईखोर कहाँ है आपका? यहीं पे, ठीक है, प्रतापगढ़ में। देन अगर बात करेंगे लेखैया, लेखैया आगे भी होगा, एक सेकंड रुकना, ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे लिखवा था तो यार मैंने लिखा तो था, रुको, कोई नहीं। तो लेखैया में ध्यान रखना, ये जो लेखैया है ना आपकी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो एक्सकेवेशन इसका जी आर शर्मा जी ने किया था, और यहाँ से लिखैया से 17 ह्यूमन स्केलेटन, यानी 17 हमें मानव कंकाल मिलते हैं, स्केलेटन 17 कंकाल मिलते हैं, 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। याद रहेगा इतना चीज़, ठीक है। बैधा पुतपुरीवा, ठीक है, ये देखने मिलता है। हंटिंग एंड गैदरिंग ना करके हंटिंग एंड हर्डरर्स थे ये, ठीक है। हर्डर का मतलब है काइंड ऑफ चरा वरा रहे हैं ये। हंटिंग एंड गैदरिंग कौन कर रहा है? पीलियो वाले कर रहे हैं। ये कौन क्या कर रहे हैं? हंटिंग एंड हर्डरिंग कर रहे हैं। याद रहेगा इतना चीज़, ऑल राइट, डन। मेसोलिथिक डन। नियोलिथिक पे आते हैं ना। नियोलिथिक की अगर बात करेंगे और कुछ, ठीक है, दमदमा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 स्केलेटन सिंगल ग्रेव्स मिलते हैं, यानी कि ट्रिपल बरियल, जिसको ध्यान रखना, इसी को हम ट्रिपल बरियल बोल देते हैं। कुछ अलग नहीं है, ऐसा मत सोचना ले लो ट्रिपल बरियल तो पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया वहीं दमदमा गया बैठ के, ठीक है। और यहाँ से ऐसा नहीं ट्रिपल बरियल ही मिलता है, डबल बरियल ही मिलता है। 5 डबल बरियल मिलते हैं यहाँ से। कितने? 5 डबल बरियल मिलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि 5 हमें एक ही कब्र में 2 मानव कंकाल मिलते हैं, ऐसा टाइप, ठीक है, ओके। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम याद रखना, ठीक है, जगह की कमी पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी वाले में। दमदमा में जो है, दमदमा में अगर बात करेंगे तो 41 बरियल चैम्बर मिलते हैं, ठीक है, 41 बरियल चैम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में गया तो, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में जाएगा तो पूछ सकता है, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आते हैं अपने नियोलिथिक पे, ठीक है, यानी कि नव पाषाण पे आ गए हम, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब मैं बोलता हूँ तो मतलब इंडिया पाकिस्तानी सब आ जाता है, सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट कौन सी है? सबसे पुरानी नवपाषाण काल की साइट कौन सी है? डेटिंग बैक टू 7000 BC, क्यों, कौन सी है? बता दो जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तो टूल्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं, शार्पर होते हैं और पॉलिश्ड होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पीलियो, मीजो और नियो में क्या अंतर होता है, तो इनमें यही अंतर होता है, ठीक है, कि ये जो है पॉलिश्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। 64 मार्क पर हो जाएगा। अभी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्रिकेट लवर जी हो जाए कि नहीं। अच्छा, भिराना है, वाह, एक ने लिखा हो सब उसको चेपने लगो, क्यों? मेहरगढ़ बिल्कुल सही है, उन्नति तिवारी बिल्कुल सही है, एंड गुप्ता जी क्रिएशंस, यस, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, ठीक है, जहाँ से में अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस भी मिलते हैं, डेटिंग बैक टू 7000 BC, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में। भैया बिराना IVC साइट है, जो कि ओल्डेस्ट IVC साइट है, आपने देखने मिलेगी, ठीक है, हरियाणा में। तो लौहर देवा, जो कि संत कबीर नगर में पड़ती है आपकी, ठीक है, लौहर देवा, यहाँ से में पैडी हस्क रिमेन्स। पैडी हस्क क्या होता है? भूसी, भूसी मतलब जो नहीं छिलका विलका होता है वो, तो जो धान की भूसी है उसके अवशेष मिलते हैं लौहरा देवा से। याद रहेगा, लौहरा देवा धान की भूसी, लौहरा देवा धान की भूसी, ठीक है। अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है भारत में अगर बात करेंगे, एंड एविडेंस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मिलता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? वी लर्न इन द ज्योग्राफी, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑल्सो नोन एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसके डिफरेंट नेम्स हैं अक्रॉस इंडियन डिफरेंट स्टेट्स में और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। लाइक अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहें तो दैया MP में, बेवर आपका MP में, देन दीपा के नाम से छत्तीसगढ़ में जानते हैं इसको, राजस्थान में इसको वॉल्थरे के नाम से जानते हैं, झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट नाम है इसके। खैर, तो अब आते हैं कोलदीवा में। कोलदीवा में हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड मिलते हैं, देख रहे हो, सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कोलदीवा में। बट अभी रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं और इससे हमें ये पता लगा है कि यहाँ से जो लौहरा देवा से पैडी हस्क रिमेन्स मिले हैं, दे आर ओल्डर दैन दी कोलदीवा। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए भाई, अगर एक ही ऑप्शन में लौहरा देवा और कोलदीवा, तो आप टिक करके आगे बढ़ोगे अगर ओल्डेस्ट एविडेंस पूछेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो अकॉर्डिंग टू मी गो विद द लौहरा देवा, बिकॉज ये रिसेंट की डेवलपमेंट है, जनरली यही पढ़ाया जाता है कोलदीवा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अभी रिसेंट की एविडेंस है तो, और आई थिंक कुछ कोई तो यूपी में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने लौहरा देवा को ही कंसिडर किया था। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं कंसिडर कि अगर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस की पूछेगा तो लौहरा देवा मार्क करना आप, ठीक है। अगर लौहरा देवा ना हो तो फिर तो यू विल गो विद कोलदीवा ओनली, जो कि प्रयागराज में पड़ता है आपका। महागरा, सही वही है, मेहरगढ़ नहीं, मेहरगढ़ अलग है, मेहरगढ़ से कंफ्यूज मत करना। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ जहाँ पिट बरियल हमें, सॉरी पिट बरियल बोलो, जहाँ से हमें पिट, सॉरी छोड़ो, मतलब वहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि लोग ऐसे ईंटें बना के रह रहे हैं, ठीक है, तो खैर उसको छोड़ दो। महागरा में ध्यान दो, जो प्रयागराज में, मेहरगढ़ अलग है और महागरा अलग है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, महागरा आपका प्रयागराज में। यहाँ से हमें मिलता है गाय भेड़ बकरी का पालतूकरण मिलता है, यानी कि कैटल को, शीप को और गोट्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ था, पाल के रखा हुआ था। पॉटरी पेंटिंग मिलती, मृद भांड चित्रण मिलता है, एवं पशु चर्म के हमें वस्त्र मिलते हैं। तो पॉटरी वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। इनकी पॉटरी का कलर हमें मृदभांड का रंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे से देखेंगे इंडस वाली सिविलाइजेशन से। लौहरा देवा ध्यान रखना है, पैडी हस्क रिमेन्स मिलता है, अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट इंडिया है, एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन के यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं। कोलदीवा ध्यान रखना है, प्रयागराज में यहाँ से भी एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस मिलते हैं। एंड महागरा के अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ से पॉटरी पेंटिंग एंड डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं कि इन लोगों ने डोमेस्टिकेट यानी कि पाल के रखा हुआ था इन जानवरों को, ठीक है। बताइए जी, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है अभी तक स्टोन एज में? फिर हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक एज है, दैट इज ब्रॉन्ज एज एंड दी चाल्कोलिथिक एज है। चाल्को क्या होता है? चाल्को का मतलब होता है चाल्को का मतलब होता है कॉपर, बिकॉज कॉपर जो है वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाई द ह्यूमंस, है ना, यानी कि पहली धातु थी जिसको कि ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था।
एंड ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो कॉपर यानी तांबा और टिन से मिलकर बनाया जाता है। अच्छा जी, ओके। तो क्या है ये, मतलब ब्रॉन्ज एज कॉपर एज? तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, नो ओके सर, वो राइस मीम वाला स्लाइड दिखाया ना, देख लिया? ठीक है, चलो। हाँ सर, मेरे चैनल का स्ट्राइक रिमूव कर देना। अजी भाई, हम ना तो स्ट्राइक लगाते हैं, ठीक है, और ना हटा पाएंगे, उसकी अलग टीम होती है, वो कर रहे हैं। मैं अब किसको लगाया, कहाँ लगाया, कुछ ना कुछ आपने कंटेंट डाला होगा तभी लगाया, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं चैल्कोलिथिक पे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ तो हमें साइट देखने को मिलती हैं। अगर आपको पता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो देख लो यहाँ पे। जैसे कि राजस्थान में यहाँ पर आहार बानस गिलुंद कल्चर होता है आहार बानस गिलुंद। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर होता है। यहाँ पर कयाथा मालवा ईरान कल्चर होता है एमपी के पास। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में जौरवे कल्चर। ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। सर हमने तो नहीं पढ़ा, तो पढ़ लेना, बैच में है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉपर हमें देखने को मिलता है, यानी कि राजस्थान में, एमपी में और महाराष्ट्र में। यानी कि चैल्कोलिथिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूपी में ज़्यादा लेना देना है नहीं इसका, यूपी में ज़्यादा लेना देना है नहीं इसका। तो यूपी में इसलिए हम ज़्यादा कोई चैल्को एल्कोलिथिक साइट है ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल, काम कम हो गया है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। चैल्को का मतलब है कॉपर, जहाँ कॉपर मिलेगा। अब हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कॉपर की माइंस कहाँ पे हैं भैया। तो आपको मेनली तो एमपी में देखने को मिलती है, बालाघाट माइन हो गई, मलजखंड हो गई, हाँ, तो या फिर राजस्थान में देखने को मिलती हैं, खेतड़ी माइंस हो गई जैसे कि कॉपर की राजस्थान में, तो इसलिए यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यूपी में नहीं है, तो यूपी में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। यहाँ जो उठाते थे कॉपर, वही जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, आहार बानस गिलुंद कल्चर, कयाथा मालवा ईरान कल्चर, और यहाँ पे जॉर्वे कल्चर। यहाँ से उठाते थे कॉपर, अफगानिस्तान से उठाया टिन, कॉपर और टिन को मिलाया, लो इधर कॉपर टिन डाला, उधर से निकला ब्रॉन्ज, तो ये बना दिया ब्रॉन्ज एज। यहाँ के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। आयरन के बारे में अभी तक इन लोगों को नहीं पता चला था, ध्यान रहेगा ये चीज़ कि नहीं, आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले नहीं जानते थे लॉ के बारे में, तो ये बन गया ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज अगर आप देखोगे तो यूपी का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है, सर यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो यहाँ तक सिकुड़ा हुआ है, हाँ सिकुड़ा तो हुआ है, लेकिन ये मेच्योर हड़प्पन फेज है। मेच्योर क्या होता है? अरे भाई, जो हड़प्पन फेज है अपना, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एक तो अर्ली, एक मेच्योर और एक लेट। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान आए, भगवान ने हड़प्पा वालों के यहाँ छोड़ दिया, ले जियो अपना, देखो कैसे जीना, ब्रॉन्ज बनाओ अपना जियो, और बस भगवान उठा के ले गए। अरे भाई, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ होगा, धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट हुआ है। कारण उसके अनेक थे, जैसे उनमें से एक कारण था कि क्यों ये मेच्योर से लेट में गए, क्योंकि यहाँ पे जो घग्गर हाकरा रिवर थी वो थोड़ा सा इधर की ओर आ गई थी, तो ये लोग थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट हो गए थे। तो जो लेट हड़प्पा फेज है, कब लेट हड़प्पा फेज है, तो ये लोग थोड़ा सा यूपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो यूपी का कौन सा हिस्सा आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन? भाई कॉमन सेंस की बात है, वेस्ट वाला आएगा, पश्चिम वाला आएगा। क्यों आएगा पश्चिम में? ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, ये वेस्ट के साइड तो यही आएगा ना, ये तो आएगा नहीं, सिंपल। तो चैल्कोलिथिक तो मैंने आपको बता दिया है, ये कॉपर से संबंधित है, जो कॉपर हमें पढ़ना नहीं है, हमें आना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। तो सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट साइट हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ऐसे पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे मांडा है, जम्मू कश्मीर में सबसे नदर मोस्ट साइट है आईवीसी की। वेस्टर्न मोस्ट है सुत्का गंडौर, जो कि पाकिस्तान और आपको ईरान के बॉर्डर में पड़ेगा, सुत्का गंडौर बलूचिस्तान प्रोविंस में। यहाँ पे आपका कौन सा, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और यहाँ आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। अभी जो आलमगीरपुर है ये मेरठ में पड़ता है, ठीक है। और वाई.डी. शर्मा, जिनका नाम है योग्य दत्त शर्मा, फिर 1959 में उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था। इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, विच इज परशुराम का खेड़ा, ठीक है, परशुराम का खेड़ा, ये इसका दूसरा नाम है, पूछ सकता है आलमगीरपुर का। तो आलमगीरपुर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट है, लेकिन किस हड़प्पन फेज से एसोसिएटेड है ये? तो ये लेट हड़प्पन फेज से एसोसिएटेड, ओके, ठीक, समझ में आई बात। हिंडन नदी के किनारे, ये हिंडन नदी के तट पे तुम्हें देखने मिलेगा ईस्टर्न मोस्ट आईवीसी साइट, जो कि आपने देखने मिलेगी कहाँ पे, जो कि आपको देखने मिलेगी यूपी की, बिकॉज हम यूपी की जीके पढ़ रहे हैं तो यूपी की बात करेंगे, ठीक है। तो मंडी है, ये हिमाचल प्रदेश वाला मंडी नहीं है, मुजफ्फरनगर में ही है, कैराना शामली में, सनौली बागपत में, मानपुर बुलंदशहर में, और चांदपुर बिजनौर में। इसका थोड़ा सनौली का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जब बागपत को लेकर कुछ तो मैंने बताया था सेंसस वाली क्लास में, याद करो, कुछ तो बताया था मैंने सनौली। तो सनौली ध्यान रखना, डीवी शर्मा ने इसका एक्सकेवेशन किया था। सनौली की बात कर रहा हूँ, आलमगीर था वाई.डी. शर्मा, ठीक है, डीवी शर्मा ये। और यहाँ पे हमें ट्रिपल बरियल देखने को मिलता है, ट्रिपल बरियल, 3 लोग एक ही कब्र में दफनाए गए हैं, याद रहेगा, मैप पे लोकेट कर लो। मुजफ्फरनगर शामली बागपत शामली मुजफ्फरनगर मेरठ, सब हैं वेस्ट में ही कि नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन? भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तो आना जाएगा, है, यहाँ तो आना जाएगा। यहाँ पे मोस्टली क्या दिखा था, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, प्रयागराज, मिर्जापुर, क्यों स्टोन एज वगैरह दिख रहा था अपन को। ये क्या है, ये बेलन वैली है, बेलन घाटी है, ये है कि नहीं है, बताओ। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि हमें वेस्ट में देखने को मिलेगी शामली बागपत मुजफ्फरनगर मेरठ, वही है मुजफ्फरनगर शामली बागपत बुलंदशहर बिजनौर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो बुलंदशहर है कि नहीं बुलंदशहर, और ये आपका बिजनौर। ये स्पैम कर रहा है सर, क्या बोल रहा है सर? नान खटाई खाई, हाँ पहले इस पर डिस्कशन कर लें, पढ़ाई तो होती रहेगी, नान खटाई पर डिस्कशन करते हैं लेखपाल तो बनते रहेंगे, नान खटाई पहले कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के।
बिल्कुल सही है। बागपत में लीस्ट एसटी पॉपुलेशन है, ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे कम लीस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है, बागपत में ही है आपकी। सहारनपुर अपना है ना, देख रहे हो, हिमाचल इधर, हरियाणा इधर, उत्तराखंड हरियाणा को मिलने से रोक रखा है कि नहीं। महाराज सिद्धार्थ जी जब बाल अवस्था में थे तो अपनी बस्ती छोड़ के बाहर चले गए थे खीर खाने, पीली पीली, ठीक है, याद हो गया। तो ये नेपाल के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बना रहे थे। और उत्तराखंड के साथ कितने बना रहे थे, क्यों, उत्तराखंड के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट थे बना रहे थे, बिहार के साथ कितने बना रहे थे, 7, उत्तराखंड के साथ 6, दिल्ली के साथ 2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एमपी के साथ 11, एमपी के साथ 11, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 1, है ना, हिमाचल 1, सहारनपुर। खैर आगे बढ़ते हैं, पोस्ट इंडस वैली फेज पे आते हैं। इंडस वैली फेज के बाद की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बिटवीन इंडस एंड वैदिक पीरियड। इंडस से जब ट्रांजिशन हो रहे थे वैदिक पीरियड में तो कुछ कॉपर यूटेंसिल्स हमें मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, कानपुर से मिले हैं, ठीक है, आलमगीरपुर, हुलास, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, मथुरा, ठीक है। उन्नाव का क्या है, उन्नाव वो है जो लखनऊ को कानपुर से मिलने से रोक देता है, ठीक है। तो आलमगीरपुर, हुलास, कानपुर, उन्नाव, मिर्ज़ापुर और मथुरा, तो ध्यान रखना है, थोड़ी सी साइट्स हैं जहाँ से हमें मिलता है क्या, थोड़े से कॉपर यूटेंसिल्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आयरन एज पे या फिर वैदिक एज पे, ओके। तो इंडस वाली सिविलाइजेशन वालों को तो ना पता था इसके बारे में, ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा यहाँ पे पहले आओ, उसको मत देखना, इसको इस पे आओ पहले। जो वैदिक पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1500 से 600 है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो वैदिक काल है वो 1500 से लेके 600 तक का है। अब ये जो वैदिक पीरियड है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता नहीं यहाँ पे चलता क्यों नहीं है मार्कर, नहीं देखो अजीब सा कितना चल रहा है, अर्ली और लेट वैदिक। अब जो अर्ली वैदिक है वो क्या है, 1500 से 1000 BC का जो टाइम पीरियड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक एज बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और लेट में क्या आता है, लेट में आता है 1000 से लेके 600 BC, यानी कि आपका इसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज। वो अर्ली वैदिक है, ये लेटर वैदिक एज है। भाई आयरन की डिस्कवरी यहाँ पे होती है, ऐसा मत समझना कि आयरन की डिस्कवरी वैदिक एज में हो जाती है, नहीं, वैदिक में भी लेट वैदिक में होती है, अर्ली में नहीं होती है, अर्ली में नहीं होती है, ध्यान रखना। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है मोस्टली यहाँ पर किया जाएगा, अर्ली वाले में नहीं उतना किया जाएगा। ये पैस्टोरल कम्युनिटी थे, पैस्टोरल का मतलब है गाय चराते थे, ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंस थी अर्ली वैदिक एज में, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो पैस्टोरल कम्युनिटी थी। लेट वैदिक एज जो लेटर वैदिक एज जो की जो कम्युनिटी थी वो थी एग्रीकल्चरिस्ट, बिकॉज आयरन की डिस्कवरी वहाँ पे हुई थी जाके, ओके। तो ऋग वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक एज, क्योंकि जो ऋग्वेद हैं वैसे वैदिक पीरियड, वैदिक काल, तो मतलब क्या है कि 4 वेद बने थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है। पहला वाला जो बना था वो ऋग्वेद बना था, जो कि सबसे पुराना है, जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड पे बना था अर्ली वैदिक एज में, तो अर्ली वैदिक को ऋग्वैदिक इसीलिए बोल देते हैं, अर्ली वैदिक को ही ऋग्वैदिक बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे ऋग्वेद बना था। जिसमें तुम बताओगे कितने मंडल हैं, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन दी ऋग्वेद। जल्दी से रिवाइज करते हैं, वैसे तो ये यूपी जी के का पार्ट नहीं है, बट फिर भी जल्दी जल्दी तो रिवाइज कर ही सकते हैं, नहीं नहीं करना तो पड़ेगा। यस, ओके, अच्छा आप लोहरा देवा से ही हो, ओके। इंग्लिश में ही पढ़ाओ, हिंदी में क्यों बोल रहे हो, लो अलग इनकी टेंशन है, हिंदी में क्यों बोल रहे हो, अरे लिखा तो दोनों लैंग्वेज में ना, ठीक है। तो मंडल कितने थे, 10, जिसमें कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसमें कि 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ, और 10वें में अगर बात करेंगे तो किसके बारे में दिया हुआ है, पुरुष शुक्ता की एक जो हाई में वो दी हुई है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ से निकले हैं, वो दिया हुआ है उसमें, तो वो सब हिस्ट्री में हम देखेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड जब हम बात करते हैं तो अभी यहाँ पे यूपी का कुछ आया नहीं मामला, वैसे देख रहे हो आप, सिमटा हुआ है, यानी कि जो मेन रीजन है आपका अभी ये वाला है, हरियाणा तक या फिर यहाँ तक सीमित है, मेन अभी यूपी तक आए नहीं है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, कब, लेटर वैदिक एज में, जब, ऐसे समझो, जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, तब जब इनको आयरन मिलेगा, तब यहाँ के जो है फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल काटना शुरू करेंगे। और आज सोचो हम ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के घने घने जंगल काट रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में कितने जंगल हैं, नहीं है उतने, ठीक है। कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, जैसे आज महाराष्ट्र वगैरह या फिर जहाँ जंगल हैं बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड वगैरह, आज से 1000 साल बाद लोग बोलेंगे एक टाइम था जहाँ में बहुत जंगल हुआ करते थे, ठीक है। फिर अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला एक दिन। खैर, तो यहाँ के जो है फॉरेस्ट को काटना शुरू किया गया, ठीक है,
क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो बाद में यानी लेटर वैदिक में तब ये शिफ्ट होते हैं, ये लेटर वैदिक में तब ये इधर तक आते हैं एकदम पूरा, ये वाला जो क्षेत्र है ये ऑक्यूपाई करते हैं ये लेटर वैदिक में, मतलब 1000 से वही 600 या 500 का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो एक्सपेंशन इनटू कहाँ हुआ, यूपी और ईस्टर्न इंडिया में इनका एक्सपेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हुई। रीजन इसको मध्य देश बोलते हैं, गंगा और सरस्वती का जो द्वाब क्षेत्र है। किंगडम यहाँ थे कुरु और पांचाल, इनकी कैपिटल क्या थी, हस्तिनापुर। ठीक है, और एरिया की अगर बात करेंगे तो मेरठ और दिल्ली वाला है। ठीक है, कुरु और पुरु दो ट्राइब मिलकर बनी थी कुरु। ठीक है, और पांचाल की अगर बात करें, छोटी छोटी जो 5 ट्राइब थी, ऐचित्र और कामपिल्य, ये सब इनकी कैपिटल थी। एरिया बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आना, आयरन टूल्स और आर्टिफैक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है मलहर, जो चंदौली में देखने को मिलेगी। अदर साइड है जैसे ऐचित्र बरेली में, हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेड़ा एटा में, मथुरा श्रावस्ती और कामपिल्य फरुखाबाद में। पॉटरी है यहाँ पर मृदभांड PGW, ध्यान समझना। मृदभांड हम ऐसे याद करते हैं, पॉटरी ऐसे याद करते हैं, BOPN। बी का मतलब क्या है, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल रंग की पॉटरी है। ओ से क्या है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। पी से क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर है। एन से क्या है, NBPW है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। ये क्या है, ये है IVC। ये क्या है, अर्ली वैदिक। ये क्या है, लेटर वैदिक। ये क्या है, जो इसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक, याद हो जाएगा आपको आसानी से। BOPN बस ध्यान रखना है, IVC से शुरू करना है और आगे बढ़ते जाना है। IVC देन EV मतलब अर्ली वैदिक, यानी कि जो शुरू वाला वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, देन उसके बाद पूर्व क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट वैदिक एज, और देन उसके बाद आ जाएगा महाजनपद आपका। तो BOPN यू हैव टू रिमेंबर एंड यू आर डन। ऑलराइट, आपको अलग अलग कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इधर क्या होगा उधर क्या होगा इधर क्या होगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये चीज़ें आप देख गए। ठीक है, आपको पता चल गई कि आयरन एज में कैसा क्या था मामला। ठीक है, पेंटेड ग्रेवर और NBPW। पेंटेड ग्रेवर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, क्यों पेंटेड ग्रेवर कहाँ देखने को मिलेगा भाई, पेंटेड ग्रेवर आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक में, और ये देखने को मिलेगा महाजनपद में। और है तो दोनों आयरन ही ना भाई मेरे। लेटर वैदिक एज में अगर आयरन की डिस्कवरी हो गई तो महाजनपद वाले आयरन छोड़ तो देंगे नहीं, भूल तो जाएंगे नहीं कि नहीं ये आयरन क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि दोनों आयरन एज में आएंगी, ये आपका लेटर वैदिक और ये महाजनपद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साइट्स के बारे में जो आयरन एज से एसोसिएटेड है, जहाँ आयरन टूल्स वगैरह मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, जहाँ पर कंपोज हुए थे आपके रामायण वाल्मीकि जी ने किया और महाभारत वेद व्यास ने किया। मेजर किंगडम्स हैं आपके कौशल, काशी, कौसाम्बी, विदेहा और मगध, सब मैप पे भी देखेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये लेटर वैदिक एज का मैप है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसमें कुरु पांचाल को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, और जब कोशिश अगर कर चुके हों तो बताइएगा, फिर मैं आगे की कोशिश करूँगा आपके लिए। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं अभी। देखो वी नो कि जब ये लोग आगे बढ़े लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में तो अभी आगे बढ़ेंगे, अभी लेटर वैदिक एज है, जहाँ कुरु है, जहाँ पांचाल है, सब मज़े कर रहे हैं, अपना लड़ रहे हैं, बीच झगड़ रहे हैं, आयरन की डिस्कवरी कर रहे हैं, कांटे चलाए डाल रहे हैं पेड़ों को, कुरु पांचाल वाले। ठीक है, अब धीरे धीरे अभी क्या जनपद हैं ये, हाँ जनपद हैं, मत्स्य जनपद हो गया, छोटे छोटे जनपद हैं। अब ये धीरे धीरे जनपद जो है, जनपद यानी कि लोग के पद, पैर जहाँ पड़ गए वो जनपद, धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होंगे। धीरे धीरे क्या होंगे, कंसोलिडेट होंगे ये, यानी कि अब ये टेरिटरी बनाना शुरू करेंगे, अपना ये साम्राज्य बनाना शुरू करेंगे, और उसी साम्राज्य को बोला गया महाजनपद। यानी ये जो टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट कर लिया। अभी कबीलों की तरह रह रहे हैं अर्ली वैदिक में, कबीलों की तरह कि मैं इनका राजा, इस कबीले का मालिक हूँ। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने टेरिटरी बनाना शुरू करी, और फिर टेरिटरी को कंसोलिडेट करना शुरू किया। लेटर वैदिक एज में टेरिटरी बनाई, उसको कंसोलिडेट किया, उसको बोला अपन ने महाजनपद। कितने थे महाजनपद, कितने थे टोटल बताओ, टोटल कितने थे? उसमें से 8 आपने देखने मिलेंगे यूपी में। पीरियड आपको समझ आना चाहिए, 6 से लेके 4th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। आउट ऑफ 16 8 महाजनपद, तो 16 थे टोटल, जिनके बारे में हमें कहाँ से, किस टेक्स्ट से पता चलता है, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। पार्टिसिपेट करिए सर, ठीक है, ऐसे शांत बैठे रहने से नहीं होगा। तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से, कुरु, पांचाल,
सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ला, काशी, छेदी। और जो लोग पहले मुझसे पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, पहले देख चुके हैं, तो वो बिना आगे स्लाइड को देखे वीडियो को पॉज करें और इनकी कैपिटल खुद से सोचें पहले। कुरु की क्या है, पांचाल की क्या है, सुरसेन की क्या है, वत्स की क्या है, कौशल की क्या है, मल्ला की क्या है, काशी की क्या है, छेदी क्या है। ठीक है, और जब रिकॉल कर लें तब आगे बढ़ें। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कितना याद है कितना नहीं याद है। ठीक है, तो कुरु इंद्रप्रस्थ कैपिटल है। ठीक है, देन कौशल की अगर बात करेंगे तो कैपिटल आपकी श्रावस्ती है। पांचाल की ऐचित्र और काम्पिल्य है। सुरसेन की मथुरा है। वत्स की कौसाम्बी है। मल्ला की कुशीनगर है। काशी की वाराणसी है। छेदी की सुक्तिमती है। कैसे अपन याद करते हैं, ठीक है, या फिर बांदा है, कैसे याद करते हैं, कुरु, इसकी तो कुछ ट्रिक नहीं है। कौशल, श्रावस्ती, इसकी भी कुछ थी नहीं वैसे। मेन किसकी थी, कि इसकी थी कि मिले सुर मेरा, ठीक है, ऐसा सुर छेड़ो राधा राधा का कि सीधे मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज तक पहुँचे वो। ठीक है, हे वत्स, मौसम्बी का जूस पिला दो। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, कुशीनगर में माल आ गया है। माल मतलब कुछ तो ऐसा आ गया है सामान वामान, तो वो खुशी में, तो इसलिए तुम्हें खुशी मिल गई। तो जब माल आता है मतलब कुछ तो सामान आता है तो आपको खुशी होती है कि ओहो अच्छा आ गया। जैसे मान लो कि कोई जैसे मान लो कि कोई कुछ बनाता है, ठीक है, टी शर्ट बनाता है, इसका काम है, तो मान लो कपड़ा आ गया तो मतलब माल आ गया ना, तो कुशीनगर, खुशी हो गए। काशी की अगर बात करें, काशी, वाराणसी, तो बड़ा आसान है। छेदी, बंदा तो अच्छा था छेदी। ठीक है, बंदा तो अच्छा था छेदी। सुक्तिमती, बंदा, बांदा और सुक्तिमती। ओके, बाकी इसको भी याद कर लेना कैसे भी करके। ठीक है, कौशल, श्रावस्ती, पांचाल की अचित्र काम्पिल और आपकी कुरु की इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, दिख रहा है आपको, नहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ जल्दी, दिखना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी दिखना चाहिए आपको। आठों के आठों यहीं पे दिख जाएंगे आपको। दिख गए, आगे बढ़ें। ये देख लो 16 के 16 ही है। क्या है ये, 16 के 16 हैं, देखने मिलेंगे। ओके, एक तो मैंने मैप लगाया था, कहाँ गया वो यार, एक तो मैप खो जाते हैं, मैं लगाता हूँ इतनी मेहनत से और चले जाते हैं। चलो मैं बाद में लगा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कुछ तो दिखाना था आपको। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 8 हैं आपके 16 में से यहाँ पे। अब आते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोट कराऊंगा लेकिन बाद में, पहले आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ओके ठीक है। वो देखा, पूरा देखा, पूरा देखा है, अच्छा। हम्म, अच्छा सब दिख रहा है बट फेस नहीं दिख रहा है। यूपी डिजिटल नोट्स से देखो यार, अलग से तो नोट्स का बैच नहीं बनेगा। ठीक है, अलग से तो नोट्स का वो बैच नहीं बनेगा। देखो यार, ये ना, ये रटना पड़ेगा, ये हिस्ट्री में भी है। अगर जिन लोगों ने पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको रटना उटना नहीं है, सब सब याद होगा आपको पहले से। तो जैसे कुरु की अगर बात करें, ये लेटर रिपब्लिक बना आपका। कौशल, यहाँ पे जो किंग थे वो प्रसन्नजीत थे, अभी हम आगे देखेंगे। बुद्धिज़्म में भी अभी इन्होंने कुछ तो डोनेट किया था, प्रसन्नजीत पासेनाड़ी, जिनसे शादी हुई थी, इनकी बहन से शादी हुई थी, किसकी, बिम्बिसार की शादी हुई थी इनकी बहन से, जिनका नाम था क्या था, कौशल देवी। ठीक है, फिर अजातशत्रु के साथ लड़ाई हुई थी। ओके, देन ये सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप था सुरसेन। ट्रेड सेंटर था आपका कौशाम्बी। ठीक है, रिपब्लिक था आपका ये। देन लेटर बाद में इसको एनेक्स कर लिया था कौशल ने। और यहाँ के किंग थे शिशुपाल, कहाँ के, छेदी के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आते हैं, यूपी स्पेसिफिक पढ़ेंगे यहाँ पे। यूपी स्पेसिफिक, अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि वो यूपी में तो हुआ नहीं था, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो यूपी स्पेसिफिक हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बाकी आप रिकॉल कर सकते हो कि लुम्बिनी नेपाल में इनका हुआ था जन्म। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन द लुम्बिनी नेपाल। डेथ इनका कहाँ हुआ था, डेथ का, डेथ नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं डेथ को, महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना। महा, लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका, ये तो यूपी में ही हुआ था। बताओ, जो बिहार के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर में भी ध्यान रखना, एक रिवर है हिरण्यवती,
हिरण्यवती रिवर है, उसका नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुआ था। ओके, डन, ऑल राइट। देन अगर बात करेंगे तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा 25 साल अपने बिताए थे, और सरमंस भी सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पे दिए थे। सबसे पहला नहीं, पहला तो सारनाथ में दिया था जो वाराणसी में, सारनाथ वाराणसी का एक जो डियर पार्क है, जो डियर पार्क है वहाँ पे दिया था इन्होंने, ठीक है। कुशीनगर वहाँ पर निर्वाण अचीव हुआ था, और एक कहाँ हिरण्यवती और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम बिताया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने टाइम दिया था। श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी, ध्यान रखना, कौशल, ठीक है। जब भी रेनी सीज़न होता था वो यहीं पे आते थे। पता है आपको एक स्टोरी है, एक डेकॉइट था, डाकू, उसका नाम था अंगुलीमाल, अंगुलीमाल, ठीक। बड़ा शातिर टाइप का था, बड़ा खूंखार टाइप का था। बुद्ध जी के पास आया एक दिन, अब बुद्ध जी ने इसको ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, इसको अपना शिष्य बना लिया। वाह, कहाँ पे, श्रावस्ती में ही। तो ये ध्यान रखना फैक्ट, ऐसा मतलब कि यहाँ कहानी चल रही है भाई, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यही श्रावस्ती जगह है जहाँ पे अंगुलीमाल नामक जो डकैत था उसको उन्होंने अपना डिसाइपल बना लिया। यही वो जगह है, ये श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, श्रावस्ती ही वो जगह है जहाँ पे एक बिजनेसमैन था, ठीक है। अ बिजनेसमैन, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो बिजनेसमैन जिसका नाम था जीवन, ठीक है, सॉरी जिसका नाम तो नहीं पता है क्या था उसका नाम, ऐसा कहीं पे आपको मतलब कहीं पे पूछेगा नहीं उसका नाम आपका, ठीक है, पता नहीं है उसका नाम क्या था, लेकिन उसने जीवन नाम की जो है एक मोनेस्ट्री दान करी थी, मोनेस्ट्री यानी मठ, ठीक है। इफ नॉट रॉन्ग जीवन तो नहीं थी, कुछ जेतावन था, ठीक है, जेतावन था, जेतावन, ओके, जेतावन था उसका नाम, ठीक है, जेतावन। ये एक मोनेस्ट्री थी जो कि बुद्ध जी को डोनेट करी गई थी, किसके द्वारा, एक बिजनेसमैन के द्वारा। अगेन कहाँ पर है, श्रावस्ती में, याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर मोनेस्ट्री से याद आया, जो प्रसन्नजीत है ना, प्रसन्नजीत, वही कौशल वाले, क्योंकि कंटेम्प्रेरी हैं सब, समकालीन है बुद्धा के, इन्होंने भी डोनेटेड मोनेस्ट्रीज, ही ऑल्सो डोनेटेड मोनेस्ट्रीज, इन्होंने भी डोनेट किए थे मोनेस्ट्रीज, और वो भी श्रावस्ती की बात हो रही है, श्रावस्ती में ही डोनेट किए थे। और क्या नाम था उनका, एक था राजा करम, राजा करम, और एक का नाम था मल्लिका करम या फिर मल्लिकरम, ठीक है, मल्लिकरम। कहाँ पे हैं, अगेन श्रावस्ती में ही देखने को मिलेंगी। और याद हो अगर आपको तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उडाइन, उडाइन ने भी डोनेट करी बाद में, लेकिन वो श्रावस्ती में तो नहीं करी थी, ठीक है। उडाइन कहाँ के किंग थे, उडाइन ऑफ वत्स, ठीक है। ही ऑल्सो गिफ्टेड अ मोनास्ट्री, ही ऑल्सो गिफ्टेड अ मोनास्ट्री, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था घोषितरम, 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 बस इसके बियॉन्ड उसकी हिम्मत नहीं है आपके जाएगा, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, इतना ही जाएगा बस, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ का स्तूपा है, ये कहाँ का है ये स्तूपा, ये है धामेख का, कहाँ का, धामेख का स्तूपा है ये, और ये कहाँ पड़ेगा, सारनाथ वाराणसी में, जहाँ पर बुद्ध जी ने पहला सरमन दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। कैसा शेप का है ये, सिलेंड्रिकल शेप का है ये आपका, है ना, सारनाथ वाराणसी में। ये कहाँ का है, ये कहाँ का स्तूपा है, यहाँ पे स्तूपा लिखे तो होनी चाहिए, तो ठीक है लिखे हैं, ये धामेख, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपका कुशीनगर का, ओके, कुशीनगर का रामभर स्तूपा है, ओके। चलो अभी आते हैं जैनिज़्म पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर पूछ सकता है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो।
जेतवन नाम है अनाथ पिंडक, ठीक है, नोट कर सकते हो, लेकिन पूछता नहीं है इसके बारे में। मेन तो इसके मोनास्ट्री के बारे में पूछता है, ठीक है, लेकिन नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेनली तो ये जेतवन के बारे में पूछता है। ओके, परमार सर क्या मेरे चाचा जी हैं, कोई मुझे गंदा कमेंट ना करे अपने चाचा। अच्छा ऐसा है क्या? सर जो आप लिख रहे हैं नोट्स भी शेयर करेंगे, तो बिल्कुल नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है, नोट्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ, आप चिंता ना करें, ठीक है, आप बस आराम करें और आराम से सीखें, मज़े करें, बस ज़िंदगी के मज़े लें, सब तो आपके लिए खिदमत में पेश किया ही जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं जैनिज़्म में, थोड़ा देखते हैं। तो जैनिज़्म में वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हिस्ट्री में पढ़ते, वो तो हिस्ट्री में पढ़ता ही है कि सब क्या, यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेसिफिक टू यूपी। यूपी में किस किस का जन्म हुआ, अयोध्या में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, अयोध्या में किस किस का जन्म हुआ। तो अयोध्या में जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, कौन से नंबर के थे ये दूसरे नंबर के थे, ये दूसरे नंबर के, ध्यान रखना। देन आते हैं अभिनंदन नाथ, ये कौन से नंबर के थे, ये चौथे नंबर के थे, अभिनंदन नाथ, ठीक है। और देन आते हैं 5वें नंबर के सुमतिनाथ, और देन आते हैं 14वें नंबर के अनंतनाथ। ये पांचों लोगों का जन्म जो है कहाँ हुआ है, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें का, इन लोगों का जन्म हुआ है अयोध्या में, याद रहेगा, ठीक। वाराणसी पे आते हैं, तो वाराणसी में 23वें जो तीर्थंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। इनका जरा सिंबल बताओ, और इनका सिंबल बताओ, सिंबल मुझे चाहिए जल्दी से, ठीक है। तो ये बर्थ प्लेस किसकी है, बर्थ प्लेस वाराणसी किसकी है, तो पार्श्वनाथ की है, सुपार्श्वनाथ की है, ठीक है, जो सुपार्श्वनाथ हैं उनकी है, जो 7वें नंबर के हैं। चंद्रप्रभ की है, जो 8वें नंबर के हैं। और श्यांसनाथ की है, जो 11वें नंबर के हैं। और श्रावस्ती, जहाँ पे भी सब पढ़ रहे थे, ये जो मोनेस्ट्री डोनेट करी जा रही थी सब, ठीक है, जेतवन और ये सब राजकरम और मल्लिकरम, ये सब जो हैं, ये बर्थ प्लेस है संभवनाथ की, जो तीसरे तीर्थंकर है। इनका है बुल सिंबल, और इनका है आपका सरपेंट यानी सांप, स्नेक, ठीक है, स्नेक। जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर जी का जन्म ध्यान रखना है बिहार में हुआ था, कुंड जो ग्राम है आपका वहाँ पर, ठीक है, कुंड ग्राम में, जो केवल, ठीक है, कुंड ग्राम जो जगह पड़ती है जो बिहार में है वहाँ पे, ठीक है, ओके, ऑलराइट, डन, आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मगध एम्पायर पे, हैं, मगध मतलब ऋषभ बुल भाषण, रुक जाओ जरा, आगे बढ़ने से पहले खबरदार हाथ ऊपर करो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ तो जगह हैं, जैसे कि देवगढ़ है एक जगह, देवगढ़ अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो गुप्ता हम पढ़ते हैं, गुप्ता टाइम पीरियड, तो वहाँ पर हम देखते हैं देवगढ़ में एक मंदिर है, उस मंदिर की यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी कर रहे हैं। एक्चुअल में देवगढ़ जो है जैन, यहाँ पर हमें कुछ तो इस तरह की केव्स देखने को मिलती हैं देवगढ़ को, और इसको इसीलिए देवताओं का, क्या बोलते हैं, देवों का घर है, देवताओं का किला है ये, ठीक है, देवताओं का क्या है, किला है ये, देख रहा, हिंदी बढ़िया लिख लेता हूँ मैं। देन अगर बात करेंगे गोखर हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, गोखर हिल्स, गोखर हिल्स कहाँ पड़ती हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, 24 तीर्थंकरों की, जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थर से, ठीक है, मूर्तियाँ बनी हुई पत्थर से, ठीक है, पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, स्टोन्स की, यानी कि गोखर हिल्स ये कहाँ है, महोबा, कहाँ है, महोबा, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा प्रयागराज और सबसे कम महोबा, तो महोबा में मिलेंगे गोखर की पहाड़ियाँ, गोखर हिल्स, ठीक है। देवगढ़ ध्यान रखना है, और एक कनकड़ी ध्यान रखना है, कनकड़ी, महोबा गोखर हिल्स इज इक्वल टू 24 तीर्थंकर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मगध एम्पायर पे। मगध क्या है, तो हमारे जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मगध। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल, आखिरी तक टिका।
अब वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्योंकि उसकी ऐसी पोजीशन है, वहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए कि ये मगध जो है सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद निकल के आया। तो इसमें हमें थोड़ा सा पढ़ना है मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध में ये डायनेस्टीज़ आई थी, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। बस करो सब, अब कल नहीं भाई, आज ही करेंगे, ठीक है। कल कैसे ऑल्टरनेट क्लास करते हो, उसमें भी तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही क्यों बेटा है? बस ख़त्म ही है, ख़त्म है, ठीक, ख़त्म है, ज़्यादा कुछ अब इसके बाद बचा नहीं है। देखो हरनका आती है, शिशुनागा आती है, नंदा आती है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे करते हैं नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं तो पढ़ते हैं। जैसे बिंबिसार है, तो बिंबिसार क्या करते हैं, कौशल देवी से शादी करते हैं। कौशल याद करो, ठीक है। कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं, भगवान राम को, अयोध्या कैपिटल हो गई, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं। कौशल थे वहाँ के जो किंगडम है वहाँ के मतलब लड़की थी उनकी, ठीक है। कौशल देव जी के लड़की थी कौशल, उन्हीं के भाई थे प्रसन्नजीत या पासे नाड़ी, तो उनके साथ शादी करते हैं। लिच्छवियों से भी शादी करते हैं, मद्रा क्लैन से भी शादी करते हैं ये, ठीक है। हैज़ अ स्टैंडिंग आर्मी इन इंडिया। अजातशत्रु की बात करेंगे तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगिरी में होती है वो पैटर्नाइज करता है कौन, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ही पैटर्नाइज करता है जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कितनी होती हैं टोटल आपकी 4 होती हैं, जिसमें कि आपकी पहली राजगिरी में, लेकिन ये बिहार में है तो ऐसा उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए। उडाइन ये पटना में है, अगेन बिहार पटना में ही है ये, ठीक है। तो उतनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो ये गलत लिखा हुआ फैक्ट, पाटलिपुत्र को फाउंड करने का काम अजातशत्रु का था। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र को फाउंड करना किया था अजातशत्रु ने। शिशुनगर में अगर बात करेंगे तो सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, शिशुनगर डायनेस्टी के जो काला अशोक हैं उन्होंने करवाई थी, और वैशाली भी बिहार में है। तो अगेन कुछ ऐसा यूपी स्पेसिफिक है ही नहीं यहाँ पे, और नंदा ही है, तो यहाँ कुछ यूपी स्पेसिफिक नहीं है, एक्सेप्ट कि बिंबिसार ने कौशल देवी से शादी करी थी बस, और लिच्छवी प्रिंसेस है मद्रा क्लाइंस की। तो काफ़ी इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। तो बिंबिसार के अलावा कुछ यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्री मॉडर्न डायनेस्टीज, मतलब भैया 4 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हरनका, शिशुनगा, नंदा और मौर्य, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य, तो इसलिए प्री मौर्य देख रहे थे। तो मौर्य में आते हैं, फाउंडर हैं इसके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो माना जाता है मौर्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, किससे, धार्मिक स्तूप में, बिल्कुल बिल्कुल अभी आएंगे उस पर, ठीक है, धार्मिक स्तूप का उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो मौर्यन की अगर बात करेंगे तो मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और ये जो मौर्य है पुराणों में लिखा हुआ है कि मौर्य जो ये काइंड ऑफ मोर के नाम से डिराइव्ड है, बिकॉज यहाँ बहुत सारी मोर हुआ करती थी। तो मौर्य क्लैन से लोग बिलोंग करते हैं, मौर्य वाले। इनके एडवाइज़र कौन थे, कौटिल्य थे। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे आते हैं अशोक। तो अशोक को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कुछ स्तूपा विहार बनाए। कलिंग वॉर हुआ, वो यूपी में तो है नहीं कि जो यूपी स्पेसिफिक है, लेकिन ठीक है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा। यहाँ पे देखिए लायन कैपिटल सारनाथ पे, तो है क्या, जो अशोक थे अपने, अशोक ने चट्टानों में कुछ कुछ लिखवा के गए थे, रॉक्स में, और कुछ कुछ ही लिखवा के गए थे पिलर्स में। तो इन्होंने चट्टानों में भी लिखवाया था और खंभों में भी लिखवाया था, ठीक। जो चट्टानों में लिखवाया था इन्होंने, ध्यान सुनना, ठीक, जो चट्टानों में लिखवाया था वो 2 तरीके के थे, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर, मेजर मतलब जहाँ बहुत लंबे लंबे, यानी कि वो हो गया आपका मेजर, मुख्य हो गया, और लघु यानी कि माइनर हो गया आपका जहाँ पे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, जहाँ पे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं। वो कहाँ पे हमें मिले, जैसे प्रयागराज में मिला, सारनाथ में, मेरठ में। जैसे जो प्रयागराज और जो मेरठ में मिला, वो मेजर एडिक्ट्स थे, मेजर एडिक्ट्स थे, ये ध्यान रखना, ये मेजर एडिक्ट्स थे आपके। जो सारनाथ और कौशाम्बी में मिला, इसको थोड़ा सा अलग से लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ पे नोट कर लो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये दोनों जो हैं ये मेजर हैं, ठीक है, और सारनाथ और जो कौशाम्बी वाले हैं ये माइनर हैं। कितने मेजर रॉक एडिक्ट थे अशोक के, 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे अशोक के, 14। और माइनर कितने थे, माइनर आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, माइनर कितने थे, ठीक। यहाँ पर आपका पड़ेगा अहरौरा, जो आपका ये मिर्ज़ापुर है ना, मिर्ज़ापुर, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अहरौरा, ठीक है, मिर्ज़ापुर माइनर रॉक एडिक्ट है। संकिस्सा, ये क्या संकिस्सा, यहाँ रॉक एडिक्ट नहीं है, यहाँ हाँ रॉक एडिक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, एलिफेंट कैपिटल है, एलिफेंट राजधानी, राजधानी मतलब
भाई ये जो अशोक के खंभे होते थे, अशोक ने जो खंभों में लिखवाया था, तो खंभों का एक डिज़ाइन होता था, इसको बोलते थे खंभे का शाफ्ट, ठीक है। फिर यहाँ होता था आपका क्या, ये देख रहे हो, ये जो खंभा है शाफ्ट, उल्टा लोटस है, इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अबैकस, और इसको बोलते हैं कैपिटल, जो ऊपर जानवर होता है, जो ऊपर जानवर होता है, संकिस्सा, ठीक है, क्लियर है। तो ये संकिस्सा है आपका, संकिस्सा। संकिस्सा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका एलिफेंट कैपिटल। और ये जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये सारनाथ का पिलर, जो सारनाथ वाराणसी में जो पिलर मिला था वो है ये, जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है सारनाथ, जहाँ पे चारों दिशाओं में लायंस खड़े हुए हैं जो देख रहे हैं। अबैकस है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यही हमारे झंडे में बना हुआ है, ठीक है। इसको 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था, क्या किसके तौर पे, किसके तौर पे अडॉप्ट किया गया था, हमारे देश के नेशनल एम्बलम के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, क्लियर है। और संकिस्सा पड़ता कहाँ है, संकिस्सा आपका फर्रुखाबाद में, ठीक है। टोपरा क्या है, टोपरा इंस्क्रिप्शन, तो टोपरा जो है ये पड़ेगा सहारनपुर के पास में, जिसको फिरोज शाह तुगलक उठा के लेके आया था दिल्ली में, ठीक है। एकमात्र आपका एडिक्ट है अशोक का पिलर वाला, खंबा वाला, जहाँ पे 7वीं लाइन मिलती है। जब हम बोलते हैं अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, इसका मतलब है कि 14 लाइनें हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरीके से पिलर एडिक्ट 7 थे, उसमें से 7वीं लाइन सिर्फ दिल्ली टोपरा वाले से ही मिली थी। और किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था इनमें, जो आपके यहाँ पे हैं जितने भी, चाहे रॉक वाले हों चाहे पिलर हों, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही सिर्फ यूज़ हुई थी, और कुछ नहीं था यहाँ पर। अशोक के शिलालेख 3 भाषाओं, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक में मिलते हैं, और 4 लिपियों, 4 स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपकी ब्रह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरामिक है। लेकिन खरोष्टी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलती है, ग्रीक अरामिक वो अफगानिस्तान वाले एरिया में मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज, जिसमें सबसे ज़्यादा अशोक के एडिक्ट देखने को मिलती है, वो भाषा है प्राकृत, और वो स्क्रिप्ट है ब्रह्मी। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। पोस्ट मौर्य डायनेस्टी में शुंगा डायनेस्टी आती है, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि किसके बने हुए खंबे, तो क्या बोलोगे, रेड सैंडस्टोन के, रेड सैंडस्टोन के बने हुए, और तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्योंकि लिखा नहीं है तो यहीं पे चलो मैं लिखवा देता हूँ। सारनाथ के बारे में जो धार्मिक स्तूप है, ध्यान रखना, सारनाथ वाराणसी में जहाँ पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, ध्यान रखना उनके जो पहले 5 डिसाइपल्स हुए, जो पहले उनके 5 शिष्य हुए, उनको उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं पे इसी जगह में दिया था, जहाँ पर ये स्तूप आपका बना हुआ है, पास में इसी के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, फैक्ट है, और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने क्या किया था, मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ को हराया था और शुंगा वंश की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। मौर्य वंश के आखिरी संस्थापक बृहद्रथ को हराया था, ठीक है, मौर्य वंश के आखिरी शासक को। कैपिटल पहले इनकी पाटलिपुत्र थी, बाद में विदिशा थी। 2 अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म किए थे, और इनके बारे में ध्यान रखना, एक अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पता चलता है। कहाँ से, अयोध्या जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से इनके बारे में पता चलता है। अच्छा, ये जो मौर्य वाले ना, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, जो जैसे खासकर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में पता चलता है, ये आपके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ठीक है। कॉपर, तांबे की कुछ प्लेटें मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, तांबे की अगर प्लेटें अगर बात करें तो सौगौरा से। सौगौरा कहाँ पड़ता है, सौगौरा, सौगौरा, या फिर स्पेसिफिक अगर पूछेगा कौड़ी राम, कौड़ी राम करके जगह, और ये जगह पड़ती है आपकी गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में पड़ती है जगह, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉपर प्लेट, सौगौरा, कौड़ी राम, गोरखपुर से, और मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे। मौर्य क्लैन की अगर बात करें, कभी कैपिटल पूछ ले, वैसे बहुत कम चांस है, तो पिपलीवाना, ठीक है, ये राजधानी थी, लेकिन चांसेस कम है कि आपसे ये पूछेगा, ओके, ठीक। आगे बढ़ जाएं, ओके। और सारनाथ में अगर कभी पूछ ले, अशोक के इंस्क्रिप्शन से डिसाइफर किसने किए थे, वी ऑल नो कि जेम्स प्रिंसेप ने करे थे,
जेम्स प्रिंसेप ने कब किए थे? 1837 में, 1837 में किया था, फिर 1838 में उसको, तो 1837 आ सकता है, 1838 आ सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, तो बस ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार किए थे। सारनाथ का अगर पिलर एडिक्ट पूछेगा तो इसमें एक नाम याद रखना, ऑर्टल, बस थोड़ा सा नाम याद कर लेना, ऑर्टल का सारनाथ से संबंधित है ये नाम, ठीक है, सारनाथ का जो पिलर एडिक्ट है, तो ये ध्यान रखना है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन से शुंगा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, क्योंकि अयोध्या यूपी में है इसलिए थोड़ा सा पढ़ना है। कनवा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ यूपी स्पेसिफिक नहीं है, और ना ही सातवाना के बारे में है, ठीक है, ये इन जनरल है जो हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, यूपी स्पेसिफिक कुछ नहीं है। गुप्ता पीरियड पे आ जाते हैं, गुप्त काल पे, तो लेकिन गुप्त काल से पहले, ताकि ये ख़त्म हो उससे पहले थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो आपका लगभग 3rd सेंचुरी AD की बात है, ठीक है, लगभग आप मान के चलो कि फर्स्ट से लेके 3rd सेंचुरी AD। आपको समझ तो आता है ना जब मैं बोलता हूँ 3rd सेंचुरी AD, इसका मतलब क्या है? 3rd सेंचुरी AD का मतलब है 200 से लेके 300 AD, 3rd सेंचुरी AD। सेकंड का मतलब है 100 से लेके 200 के बीच की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे कुषाण आए, कुषाण, ये जो कुषाण थे ये कौन थे? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से एक जो जनजाति है, जो ट्राइब है वो थी। हमें पता है कि ग्रीक आए पहले, फिर स्काइथियन आए जिनको शक बोलते हैं, फिर पार्थियन आए, और फिर यवची आए, यवची। और यही यवची जो हैं, जो चाइना के पास वाले रीजन से है, ग्रेटर यवची, इनको कुषाण बोलते हैं। पहले तो ये सेटल हुए नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जहाँ से हमें रबाटक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से मिला, तो यहाँ यूपी स्पेसिफिक नहीं है वो। तो बस ध्यान ये रखना है कि कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी, पहली थी पेशावर, जो तब पेशावर नहीं होती थी, पुरुषपुरा कहलाती थी। इनकी जो सेकंड कैपिटल थी, जो दूसरी राजधानी थी, वो बनती है मथुरा। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले तो पुरुषपुरा थी जो पेशावर है आज का, लेकिन सेकंड कैपिटल थी इनकी मथुरा। ओके, तो ये कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ कौन? कनिष्क। कनिष्क ने ही मथुरा को कैपिटल बनाया, और कनिष्क, ठीक है, अपॉइंटेड खरापल्लन इन मथुरा एंड वनस्परा इन वाराणसी, वी से वनस्परा, वी से वाराणसी, एज हिज सत्रप, एज हिज सत्रप। सत्रप मतलब वैसे मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, सत्रप का मतलब होता है फ्यूडल काइंड ऑफ वैसा टाइप कि भाई हमारा काइंड ऑफ गवर्नरशिप है ये, मिलिट्री गवर्नरशिप कहलाती है अंग्रेजी में ये, कि हमारा मिलिट्री कमांडर है ये, और इसी को ही हमने गवर्नर बना रखा है वहाँ का, मिलिट्री गवर्नरशिप। ये जो मेनली तो ये जो क्षत्रप सिस्टम है, ये सत्रापी सिस्टम व्यवस्था, ये ग्रीक्स ने शुरू करी थी, सेंट्रल एशिया वाली जो ट्राइब है सबसे पहले जो आई थी, ठीक है। कनिष्क नहीं, सबसे आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। और कनिष्क के टाइम पे ही, अगर आपको याद हो, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन वो यूपी में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने शुरू किए थे, और लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने ही शुरू किए थे। लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स पूछेगा तो वो गुप्ताओं ने शुरू किए, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कुशांस ने यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप किया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसका इस्तेमाल किया गया। ये पूरी तरीके से पहली बात तो इंडिजिनस थी, स्वदेशी थी, और यहाँ पे यूज़ किया गया था आपका रेड सैंडस्टोन का, जो लाल आपका पत्थर होता है, रेड सैंडस्टोन, उसका इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रहे, याद रहेगी कि नहीं, बताइए। तो ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1st से लेके 3rd सेंचुरी AD, किसका? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। ओके, ठीक है। कुशांस ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप किया था, लेकिन गांधार कहाँ है? गांधार वाले रीजन में है, जहाँ पर उन्होंने ग्रे कलर का जो स्टोन है, ग्रे चिस्ट जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। वो उसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था। हेलेनिस्टिक का मतलब होता है ग्रीक, तो वो इंडिजिनस नहीं था, स्वदेशी नहीं था, क्योंकि उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस था। अलेक्जेंडर वाला जो ग्रीक है, जहाँ से अलेक्जेंडर आया था, उसका इन्फ्लुएंस था। मथुरा पूरी तरीके से इंडिजिनस है,
ठीक है। और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्ट है, स्कूल ऑफ आर्ट मतलब एक शैली, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इस स्कूल ऑफ आर्ट में। और मेजरली किस पे ही फोकस है, बुद्धा पे ही फोकस है यहाँ पे, अगर हम देखें तो। किस पे, मथुरा में। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर बुद्धिज़्म है, यहाँ पर ब्राह्मणिज्म भी है, जैनिज़्म भी है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ब्राह्मणिज्म भी है, जैनिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, तीनों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज़्म है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म, तीनों हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ें। अभी यहाँ तक डन है। थोड़ा सा इनो लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन कर लो, बिकॉज अभी इतना भी लंबा नहीं हुआ है। अभी आई थिंक 1 सवा घंटा हुआ होगा, इतना भी लंबा नहीं हुआ है। आगे बढ़ें। पोस्ट मौर्य पे हो गया, गुप्ता पीरियड पे आते हैं अभी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या सर, क्या ये कुषाण वाले कनिष्क ही मामा कंस थे? नहीं 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 भाई, ये मामा कंस नहीं थे। कहाँ मामा कंस वंश ये डाल लो। गुप्ता पीरियड पे आते हैं, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड वी नो कि इनका पावर सेंटर प्रयाग था, मध्य देश। इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त 1, देन समुद्रगुप्त, जन चंद्रगुप्त द 2, ठीक है। ओके, और इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोई रूलर का नाम नहीं है, इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट बहुत फ्लरिश किया था, इस वजह से इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया कंसिडर करते हैं। टेम्पल्स आपको जो मंदिर देखने को मिलेंगे, 10 अवतार का मंदिर है देवगढ़ में, जो झांसी के पास देखने मिलता है। और भीतर गांव का मंदिर है, जो ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, ठीक है। सबसे पुराना ईंटों का मंदिर है, वो कानपुर देहात में नहीं है यार, ये कानपुर नगर में है भाई, मेरे गांव के पास में यार, ये नगर में पड़ता है ये, ठीक है। भीतर गांव का मंदिर है, ये ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है पूरे इंडिया का। अब 10 अवतार देवगढ़ झांसी के पास में। आपको इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन देखेंगे अगर, तो एटा में देखने को मिलेगा कुमारगुप्त वन का, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई थी। देन अगर बात करेंगे, ये देखो एटा है आपका, ये है ना, दिस इज योर एटा। धीरे धीरे ऐसे मैप आपको याद हो जाएगा। ओके, तो कुमारगुप्त 1 बिलसाड़ एटा में देखने मिलेगा। गढ़वा प्रयागराज में चंद्रगुप्त 2 का, ठीक है। देन भीतरी है आपका स्कंदगुप्त, गाजीपुर में, भीतरी वाला। ओके, एंड फैज़ाबाद, फैज़ाबाद जो कि अभी अयोध्या है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी आपका अयोध्या हो चुका है दिस, ठीक है। अयोध्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है कुमारगुप्त का। एंड कुमारगुप्त का अगर बात करेंगे तो मनकुवर प्रयागराज में भी। एंड वी नो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, एंड दैट इज़ समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति, जो किसने कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, प्रयागराज में एक खंबा है जहाँ पर इनकी प्रशंसा में कुछ तो लिखा है, इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने। तो हरिसेन ने कंपोज किया समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयागराज में खंबा है, अशोक पिलर है, उसको, उसमें इनकी प्रशंसा करी गई है कि उन्होंने इतने बैटल्स लड़े लेकिन एक भी हारे नहीं। देन आते हैं हमारे हर्षवर्धन, हमारे लिए आखिरी रूलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो डायनेस्टी थी आपकी पुष्यभूति इनकी, या फिर वर्धन डायनेस्टी। राजधानी इनकी कन्नौज थी। कैपिटल क्या थी इनकी, कन्नौज थी, कन्नौज इनकी कैपिटल थी, है ना। 4 डेकेड्स तक इन्होंने रूल किया लगभग यहाँ पे। पहले तो एक्चुअल में इनका था हरियाणा में, पुष्यभूति डायनेस्टी पहले हरियाणा में थी। जब गुप्ता चले गए थे तो पुष्यभूति से थे, लेकिन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कन्नौज में आते हैं। कन्नौज में पहले ध्यान रखना मौखरियों का रूल था। किसका, यहाँ पे मौखरी वंश का रूल हुआ करता था, मौखरी डायनेस्टी का। मौखरी डायनेस्टी के जो रूलर हैं, ध्यान रखना, ईशान वर्मन, इनका नाम याद रखना है आपको, ईशान वर्मन। ये जो ईशान वर्मन है, इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ली थी। और इसके बाद आए थे ग्रह वर्मन, जिनसे शादी हुई थी किसकी,
ग्रहवर्मन आए थे जिनसे शादी हुई थी राजश्री की, मैरिड टू राजश्री। राजश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन है। राजश्री से इनके शादी हुई। किसकी सिस्टर है? हर्षवर्धन की सिस्टर हैं। फिर हुआ क्या था, यहाँ पे आपको पता है लेटर गुप्ता थे, देवगुप्ता। तो देवगुप्ता ने मिल के शशांक के साथ, शशांक आपके गौड़ प्रोविंस के राजा थे, उनके साथ मिल के इनको मार डाला था ग्रहवर्मन को। फिर बदला लिया गया राज्यवर्धन के द्वारा, राज्यवर्धन को ही मार डाला गया। उसके बाद हर्षवर्धन ने बदला लिया और हर्षवर्धन ने बाद में अपनी कैपिटल को यहीं कन्नौज शिफ्ट कर लिया था मौखरियों, क्योंकि मौखरी तो चले ही गए थे। ठीक है, तो मौखरी डायनेस्टी, ध्यान रखना 2 रूलर का नाम याद रखना मौखरियों में। मौखरी कब कब हैं? जब गुप्ता चले गए हैं। गुप्ता 6th सेंचुरी तक हैं। 6th सेंचुरी एडी का मतलब है कि 500 से लेके 600 एडी की बात हो रही है। तो इसके जो बाद का टाइम पीरियड है, यहाँ पे रूल था किसका? मौखरियों का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन, यहाँ पे 4 डेकेड तक रूल करते हैं। और क्योंकि इनका कोई बेटा होता नहीं है, बेटी होती, तो बेटी की शादी यहाँ पर एक मैत्रक वंश होता है गुजरात के पास, जिसकी कैपिटल वल्लभी थी। वहाँ के रूलर थे ध्रुवसेन सेकंड, उनसे शादी को करवा देते हैं अपनी लड़की की। फिर यहाँ नर्मदा के तट पे पुलकेशिन II इनको हरा देता है 618 में, बैटल ऑफ नर्मदा में। और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 647 एडी में। और फिर बाद में कन्नौज के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है। ठीक है, आई थिंक वो स्लाइड यहाँ पे जा चुकी है, कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। क्या होता है? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है किसके बीच में होता है? ये होता है पाल के बीच में, यहाँ लिखो पाल। ठीक, ये होता है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, राष्ट्रकूट यहाँ पे मैप, आई थिंक वो स्लाइड डिलीट हो गई है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तो गुर्जर प्रतिहार आपका जो राजस्थान वाला थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे, पाल थे आपके बंगाल वाले क्षेत्र में, राष्ट्रकूट थे साउथ में। तो कन्नौज के लिए इनका स्ट्रगल चल रहा था तीनों का, जो आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो। वहाँ पे अगर आप हिस्ट्री में लेक्चर देखोगे तो वहाँ डिटेल में करवाया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इन तीनों के बीच में कन्नौज के लिए, जिसको कि हम कन्नौज स्ट्रगल या कन्नक भुज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, कन्नौज पे स्वामित्व स्थापित करने के लिए। और ये कब होता है? ये ध्यान रखना है आपको, 9th सेंचुरी एडी की बात है ये, यानी 800 से 900, क्योंकि एक डेट नहीं थी, एक ऐसा नहीं है कि एक साल था जहाँ पे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, तो वो मैं आपको साल बता दूँ, ऐसा कोई साल नहीं था वहाँ पे। ठीक है, मेनली तो कब होता है ये? मेनली होता है आपका 9th सेंचुरी एडी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, मतलब 800 से लेके 900 एडी की बात है ये। या फिर आप ऐसे नोट कर लो 8th से 9th सेंचुरी एडी, क्योंकि एक्चुअल में ये लेट पार्ट जो है ना, लेट 8th सेंचुरी मतलब 785 के अराउंड, 790 के अराउंड, 785 के अराउंड ये शुरू हो गया था। तो लेट 8th सेंचुरी एडी, 8th का मतलब है 700 से लेके 800, यानी लगभग 800 एडी तक शुरू हो गया था ये, इसलिए आप लेट 8th सेंचुरी एडी रखो। तो 8th से 9th सेंचुरी एडी के बीच में हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, या फिर कन्नौज स्ट्रगल या कन्नक भुज स्ट्रगल बोलते हैं, क्योंकि कन्नौज का ही नाम कन्नक भुज है। ठीक है, ऑल राइट डन। क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, करिए। अच्छा, ये यूपी SSC ITI इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बुद्ध सर्किट। तो बुद्ध में सर्किट में आएगा सारनाथ वाराणसी में, जो आपका पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला दिया था सरमन, उपदेश दिया था। ठीक है, बुद्ध सर्किट की जो मेन डेस्टिनेशन है वो ध्यान रखना कौन कौन सी है। एक तो कपिल वस्तु है, ठीक, कुशीनगर है जहाँ पे उनकी डेथ हुई है, संकिस्सा है जो अभी हमने देखा था संकिस्सा, सारनाथ है जो अभी हमने देखा सारनाथ, श्रावस्ती है जहाँ पर उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा जीवन का टाइम स्पेंड किया, और कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको कहाँ मिलता है? प्रयागराज में आप जब जाओ तो बीच में आपका पड़ता है कौशाम्बी। तो ये भी बुद्ध सर्किट के सब पार्ट हैं आपके ये। ठीक है, जब बुद्ध जी की किसी न किसी लाइफ इवेंट से एसोसिएटेड हैं, इसलिए इनको हम
बुद्ध संकट का पार्ट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी की किसी ना किसी लाइफ इवेंट से तो ये एसोसिएटेड हैं। कपिलवस्तु, ठीक है, जो शाक्य क्लैन से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखना ये शाक्य क्लैन से आपका जुड़ा हुआ था, ठीक है। कुशीनगर मल्ला, है ना, मल्ला से जुड़ा हुआ था आपका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इलाहाबाद ट्रीटी साइंड। अब अच्छा ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन स्किप करेंगे। 23वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। वेयर वॉज 23rd तीर्थंकर वॉज बॉर्न। तो ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। सरपेंट, सांप, है ना। रॉन्गली मैच्ड कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपा से, इनमें से कौन सा गलत मैच्ड है आपसे पूछ रहा है। धामेक सारनाथ में, धर्मराजिका सारनाथ में, रामभर कुशीनगर में, पिपरावा कानपुर में। तो भैया हमें पता होना चाहिए, पिपरावा कानपुर में नहीं है, पिपरावा आपका सिद्धार्थ नगर में पड़ेगा, ठीक है, सिद्धार्थ नगर में पड़ता है पिपरावा स्तूपा, ठीक है। ओके, ध्यान रखेंगे। धामेक आपका सारनाथ में, धर्मराजिका भी सारनाथ में, रामभर आपका कुशीनगर में, और पिपरावा आपका सिद्धार्थ नगर में। करेंगे ये जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मतलब पढ़ा था अभी। बिलसाड़, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। गधवा, गधवा किससे था आपका, चंद्रगुप्त दी सेकेंड। इन्हीं से हमें पता है कि जो नवरत्न है इन्हीं के कोर्ट में थे, और इन्हीं से ही एसोसिएटेड है आपका क्या, मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, पता है आपको, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो भी कुतुब मीनार के पास में रखा हुआ है, जो पहले मेहरौली में था एमपी में, ठीक है। खैर, तो 3-2 ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे। करम डंडा आपका होगा कुमारगुप्त से, और भीतरी की अगर बात करेंगे तो बचिएगा कौन, बचिए आपका 1। तो 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर ए। विच अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली बाई फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शिफ्ट किया था, प्रयागराज का, सारनाथ का, टोपरा का, या फिर अरौरा का। अरौरा कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर पास में। टोपरा जो सहारनपुर हरियाणा बॉर्डर में पड़ेगा, ठीक है, सहारनपुर और हरियाणा के बॉर्डर में पड़ेगा। टोपरा को शिफ्ट किया था एफएसटी ने, ये अभी नहीं किया है। ऑलराइट, थैंक यू, वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। ओके।